हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, असल में ये प्रश्न में पूछे आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टॉपिक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछे, यहाँ पर 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 25 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 25 नंबर का मतलब क्या है कि 5 टॉपिक है तो हर एक टॉपिक 5 नंबर का पूछा आता है आपसे। तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 नंबर आपके बिल्कुल आपके यहाँ पर फिक्स होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्या ठीक है कि कैसे पेपर आता है और क्या क्या पूछा आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको क्या क्या पढ़ना है आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक पर आज बात होगी। ठीक, सबसे पहले बात कर लेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है महत्वपूर्ण नियम। पूरी किताब से जो आपको महत्वपूर्ण नियम पढ़ने हैं वो कुछ गिने चुने नियम हैं। ठीक है, वही आपसे रिपीट होते रहते हैं हर साल। ठीक है, पेपर के आपके 7 सेट होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो वही लौट फेर के आपके पेपर में आते रहते हैं। कौन कौन से नियम है? जैसा कि पहला नियम आप देख रहे हैं, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम ये मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा आपसे पूछा आता है हेनरी का नियम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कोलराउस का नियम। ठीक है, इन सब पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके आराम से देख सकते हैं, हर टॉप को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला जो है वो हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी व्याख्या, उसका एग्जाम्पल सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं, और जिस टॉपिक पर वीडियो नहीं उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के डालूंगा। चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, ये सबसे पहला हो गया हेनरी का नियम। दूसरा है कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या है ये भी आपने पढ़ा होगा। कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है, उसकी व्याख्या, उसका वर्णन कैसे किया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है, ये आपको पढ़ना है। तीसरा है हार्डी सूल्जे का नियम। ठीक है, हार्डी सूल्जे का नियम, हार्डी सूल्जे नियम क्या होता है वो आपको पढ़ना है। फिर है चौथा ल्यूकॉस परीक्षण। ल्यूकॉस परीक्षण आपको पढ़ना है। ल्यूकॉस परीक्षण कब और कहाँ किया जाता है? ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है ल्यूकॉस परीक्षण। ठीक, इसीलिए इसका नाम है ल्यूकॉस परीक्षण। उसके अगला है परासरण दाब। परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है? परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको इस पर वीडियो बनाई हुई है। परासरण दाब क्या होता है? वह न्यूनतम दाब जो कि किसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, जो परासरण की क्रिया हो रही होती है उस पर जो भी हम कोई अपना प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण नियम है, इन सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इन सबका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जो जो मैं आज आपको सब टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, यही सब आपको पेपर में आएंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक आपका हो गया ये 5 नंबर का, मैंने आपको बता दिया 5 नंबर का ये टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, ये कितने का है? 5 नंबर का ये भी टॉपिक आपसे पूछा आता है। 5 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं? सबसे पहली है स्मिट रिएक्शन, यानी स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, दूसरी है कैनिजारो अभिक्रिया, ये आपको सब मिलेगा। ठीक है, लौट फिर के आपको आपकी बुक में सब कुछ मिलेगा, लौट फिर के सारी अभिक्रियाएं यही पूछी आती हैं आपसे। ठीक है, फिर है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरीके से इसको इग्नोर ना कीजिएगा, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके पेपर में यही आ जाए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। फिर चौथा है बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया जिसको कहते हैं। ठीक है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। उसके बाद लास्ट आती है हमारी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, मैं आपको केवल 5-5 बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है 5 ही 5 आएंगे, हो सकता है 5-5 के अलावा भी आप 2-3 अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि इस तरह से पूछी आती हैं और हर साल ये रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जो पिछले सबसे ज़्यादा सालों से पूछी आ रही है मैंने वही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर अगली हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है? हाफमैन हमारे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ही पड़ी है ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, सारे तैयार कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए साथ में। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका ये तैयार हो गया। 5 नंबर का भी आपको मैंने ऊपर बताया महत्वपूर्ण नियम, और 5 नंबर का मैंने आपको ये बताया महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। 10 नंबर का आपका हो गया तैयार। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा टॉपिक, यानी कि महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधियाँ जो आपसे पूछी जाती हैं पेपर में। ठीक है, प्रयोगशाला विधियाँ आपके पेपर में 6-7 हैं, तो उसी में से मैंने जो सबसे ज़्यादा पूछी आ रही मैंने वही लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, प्रयोगशाला विधियाँ 5 नंबर की पूछी आती हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका थ्योरेटिकल होता है और केवल आपको डायग्राम बनाना रहता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। लैब मेथड बताना है आपको डाई एथिल ईथर का। ठीक, गुण क्या है उसके, रासायनिक गुण क्या है, बस इतना ही होता है प्रयोगशाला विधि में, और आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है 5 नंबर में। ठीक है, दूसरा बताएंगे एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दूसरा है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। यही सारे आप प्रयोगशाला विधियाँ पढ़ लीजिएगा। तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है उसकी आपको प्रयोगशाला विधि बतानी है।
फिर चौथा है एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। डाइथिल ईथर पूछा जा चुका है पेपर में, एथिलेमिन बहुत बार आ चुका है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन ये दोनों हर बार पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। 7 सेट में है, किसी भी सेट में आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, सब कुछ पूरा पैटर्न वही रहता है, चाहे किसी की भी आपसे प्रयोगशाला विधि पूछे है। सबसे पहले आपको विधि लिखनी है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, आपको उसके उपयोग लिखने कहाँ कहाँ है, फिर उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, बस इतना ही होता है प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको 4 बताए थे, 5वां पॉइंट है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है उसकी भी प्रयोगशाला विधि आपको बतानी थी। 5 टॉपिक हो, ठीक है। तो ये भी 5वां पॉइंट हो गया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आपके 5 नंबर का ये मैंने प्रयोगशाला विधि बता दी, आपके हो गए 15 नंबर। बचा आपका 10 नंबर में और क्या पूछा सकता है आपसे। अगला टॉपिक आता है चौथा, यानी क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब, इस तरह से पूछा सकता है पेपर में। इस तरह से पेपर में पूछा जाता है कि क्या होता है जब, बताइए, यानी किसमें क्या मिलाया जाता है। ये भी 5 नंबर का पूछा था। और हाँ, ये ऑप्शनल रहता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं आया था, ऐसा पेपर का पैटर्न आपने नहीं बताया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो उन सबको समझ लीजिए, क्या होता है जब, और एक होता है आईयूपीएसी नेम, ठीक है, वो पीएससी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण और क्या होता है जब, ये सब ऑप्शन में रहते हैं, यानी अथवा रहते हैं, यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा या तो फिर आपको आईयूपीएसी नेम बता दिया जाएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नाम आपसे पूछ लिया जाएंगे, इस तरह को मतलब एक नाम दिया रहेगा, उसका आईयूपीएसी नामकरण आपको करना होगा, या तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आपसे आ सकता है, तो दोनों तैयार करके जाइएगा। पहला इसमें है मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होता है जब मेथेनॉल की क्रिया हम लोग अमोनिया से करा देते हैं, तो आपको उसकी रिएक्शन दिखानी है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये भी आसान होता है और आईयूपीएसी नेम भी सरल होता है, दोनों आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाने पर, क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। ऐसे आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है या मिलाने पर, ठीक। तीसरा बताएंगे एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, उसकी आपको रिएक्शन दिखानी और कुछ नहीं करना है, आपको केवल रिएक्शन दिखानी होती है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नाम भी आपको लिख के देंगे, केवल आपको रिएक्शन की दिखा देनी है सही सही बैलेंस करके, ठीक है। बस आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसका चौथा पॉइंट है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर मतलब क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक यानी कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है, के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराते हैं या क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है उसको आपको रिएक्शन बतानी है, ठीक। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से की जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा होता है SCHO, ठीक है, उसकी क्रिया हम लोग सांद्र कास्टिक पोटास से करते हैं, कंसनट्रेट कास्टिक पोटास, ठीक है, ट्रेट कास्टिक पोटास के साथ करते हैं, तो क्या होता है। फिर अगला है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करने पर, क्या होता है जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है उसके विलयन में हम लोग फास्फीन गैस जब प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा, उसकी आपको रिएक्शन बतानी है, ठीक है। 5-6 हैं, अच्छे तरीके से इनको भी तैयार कर लीजिएगा। और भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में इस तरह की रिएक्शन बहुत हैं, तो आपसे पूछी जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखी हुई हैं, जो कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी गई पेपर में, मैंने वही वही लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 नंबर का आपका ये भी हो गया। अब तक आपके 20 नंबर का मैंने आपको बता दिया, बचा है 5 नंबर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 नंबर टोटल मैं आपको बताऊंगा, बचा है 5 नंबर। तो वो 5 नंबर ये है कि 5वां टॉपिक है महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नेम। ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा आता है, मैंने आपको बताया ऑप्शनल पूछा आता है, या तो ये पूछा जाएगा या तो फिर पूछा जाएगा आपसे क्या होता है जब, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा सकता है। आईयूपीएसी नेम में समझ लीजिए क्या होते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आईयूपीएसी नेम, ठीक है, मतलब कैसे नामकरण उनका किया जाता है, का केमिकल फॉर्म में दिया रहता है, आपको उसका आईयूपीएसी नेम लिखना होता है। पहला है Na बाहर लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में AgCN, फिर CN का होल्ट है, यानी कि इनका होल्ट है, यानी फिर ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा जो बड़ा ब्रैकेट है इसकी अहम भूमिका है। बड़े ब्रैकेट के अंदर लीजेंड लिखे रहते हैं, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक जिसको कहते हैं, ये बाहर रहते हैं, ये हैं लीजेंड हमारे। और जो यौगिक होते हैं कंपाउंड वो बाहर रहते हैं, ठीक है। तो ये लीजेंड रहते हैं, याद रखिएगा जो बड़े ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर लीजेंड लिखे रहते हैं, और बाहर हमारे जो यौगिक रहते हैं कंपाउंड वो लिखे रहते हैं। आपको चैप्टर मिल जाएगा चैप्टर 9 में, उपसह संयोजन यौगिक में। इस चैप्टर में आपको ये सारे मिल जाएंगे आईयूपीएसी नेम, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, यानी कि चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, समझो यौगिक चैप्टर का नाम है, उसमें आपको आईयूपीएसी नेम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक। सबसे पहला हो गया NaAgCN का होल्ट है ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा है Fe4, ठीक है, ब्रैकेट में फिर FeCN का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा लीजेंड है, बाकी लीजेंड है लिखा हुआ है, ठीक है, और बाहर लिखा है यौगिक, ठीक है। तो इन सब का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, एक बार कोशिश करके समझिएगा, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेम पर भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अगला है Ca2, फिर ब्रैकेट है FeCN का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपको बताना है। फिर अगला है ब्रैकेट में, देखिए शुरू में ही ब्रैकेट लगा, यानी कि ब्रैकेट यानी कि ये आगे भी रह सकता है पीछे भी रह सकता है,
CU फिर NH3 का 4 फिर ये डॉट में SO4 हो गया। ठीक है, ये आगे भी रहेगा और ये पीछे भी रह सकता है। ठीक है, लीजेंड है, लीजेंड कहीं भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है PT NH3, ये 6 और फिर 4+ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सारे IUPAC नेम आते हैं, अच्छी तरीके से सबको तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला है K3, ब्रैकेट में लीजेंड एल्यूमिनियम, फिर ब्रैकेट में C2O4 का थ्राइस और ये ब्रैकेट क्लोज। उसका 7वां है और लास्ट है K2, ब्रैकेट में फिर HDI4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये लीजेंड है, बार बार बोल रहा हूँ, ये लीजेंड और ये यौगिक रहते हैं, ये सबका मिला के आपको IUPAC नेम लिखना रहता है। ठीक है, हमारे IUPAC नेम होंगे, जरूरी नहीं आपको यही मिले, हो सकता है IUPAC नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, IUPAC नेम तो बहुत सारे हैं, किसी भी प्रकार का आपसे पूछा सकता है। तो आप चैप्टर 9 में सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिस पर मैंने आपको बता दिए 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से आते हैं और कैसे आपसे पेपर में पूछा था। 25 नंबर का था ये, 25 नंबर का आपसे पूछा था। तो अब आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।